अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाज़रीन आपके। वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर सादिया। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने आप को खुश रखें। आपने तो सुना ही होगा, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर हील्स अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सो जितना आप खुश रहें, प्लीज़ अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये आप ही का प्रोग्राम है। इसमें मैं हेल्थ अवेयरनेस जो आपको देती हूँ, उसका मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करना है डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट डिजीज़ से, कि हमको उनको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, या अगर उनके साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो हम उनको कैसे जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। इससे बेशतर कि वो ज़्यादा आगे हो जाएं, या हम उनको ज़्यादा प्रोसेस लगे उनको हील करने में। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, दैट देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड जिसका कि क्योर नहीं होता। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को याद रखें कि अपने अंदर अवेयरनेस, उसका कोई फ़ायदा उठाएं जो मैं आपको अवेयरनेस दे रही हूँ डिफरेंट डिजीज़ के बारे में। आज जो हमारी मेहमान हैं, एक तो शी इज़ अ स्पेशलिस्ट इन शी हैज़ डन मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड इज़ अ फैमिली फिजिशियन। डॉक्टर सादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नाज़रीन, हम डॉक्टर सादिया से आज डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ कहने को तो सुनने को बड़ा एक ड्रावना सा नाम लगता है, लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड कि बहुत से लोग हैं हु आर डायबिटिक बट दे आर लिविंग अ फुल लाइफ। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ फवाद खान साहब हैं, ज़ेबा बख्तियार हैं, और हमारे बहुत जो वेल नोन क्रिकेटर हैं वसीम अकरम। दे आर ऑल डायबिटिक बट दे आर लिविंग देयर लाइफ टू द कंप्लीट। तो और डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे घर में किसी ना किसी को ज़रूर लाहक होती है। तो डॉक्टर साहबा, आज आप मुझे डायबिटीज़ के बारे में हमारे नाज़रीन को प्लीज़ भी बताइए कि ये किस तरह से होती है, या इसको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, या इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और डॉक्टर साहब आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया यहाँ मुझे मदऊ करने का, आपके चैनल का शुक्रिया। और वाकई आपने ठीक कहा कि डायबिटीज़ ऐसी एक बीमारी है जिसमें कोई घर नहीं बचा हुआ। जी बिल्कुल। एक ग्लोबल एपिडेमिक या वबा की सूरत अख्तियार कर गया है। जी बिल्कुल। तो ये बताने से पहले कि इसमें रीज़न्स क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ जिसे हम उर्दू में शुगर की बीमारी भी कहते हैं आम इस्तिलाह में, इसमें ब्लड शुगर जो है, खून में शुगर का जो शरह है वो बढ़ जाती है नॉर्मल से कहीं ज़्यादा। आम नॉर्मल इंसान में ये होता है कि जब हम खाते हैं खाना, ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में वो तब्दील होती हैं और खून में शामिल हो जाती हैं। जब खून में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो एक मादा खारिज होता है हमारे लुबुलबे से या पैनक्रियास से, जिसको इंसुलिन कहते हैं, जो एक हार्मोन है। और इंसुलिन का काम ये है आपकी बॉडी में हमारी कि वो शुगर को कम करती है। यानी इंसुलिन की वजह से हमारे जो सेल्स हैं, ख़ासतौर पे लिवर और मसल सेल्स, वो शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ स्टोर हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें ये इंसुलिन या बिल्कुल नहीं होती या कम हो जाती है, या इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि जिन लोगों में इंसुलिन की कमी है, या जैसे आप बता रही हैं कि वो सेल्स के अंदर नहीं जा सकती है, या वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो शुगर है या जो ग्लूकोज है वो बॉडी के अंदर ही रह जाती है, इट डजंट गेट इनटू द सेल्स, ब्लड में रह जाती है। ब्लड में रह जाती है। ओके। असल में डायबिटीज़ की दो किस्में हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 को पहले अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ कहा जाता था, या इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 डायबिटीज़ अमूमन छोटी उम्र में होती है, बच्चों में या लड़कपन में, टीन एज में। उसमें पैनक्रियास बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, इंसुलिन पैदा नहीं होती, इट्स एन ऑटोइम्यून डिजीज़। ओके। तो उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता और उसमें इंसुलिन देनी पड़ती है आपको, मरीज़ को। एक दूसरी टाइप है टाइप 2, जो लेट एज में होती है और उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो आज हम ज़्यादा टाइप 2 के हवाले से बात करेंगे, इसलिए कि वो प्रिवेंटेबल भी है, ठीक, और उसमें हम दवा के बगैर भी उसको मैनेज भी कर सकते हैं अगर हो जाए खुदा न खास्ता। सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी बताया कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो क्या इनहेरिटेंस में आ जाती होगी, या कंजेनिटली होती होगी, कि जिसके अंदर आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस हो भी रही है बट द बॉडी इज़ नॉट टेकिंग इनटू, यानी उसको वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ आप जिसमें बता रही हैं वो लेटर एज के अंदर होती है। जी बिल्कुल, इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जी टाइप 2 डायबिटीज़ जी। के। एक तो एज अबव 45 ईयर्स। ठीक। एथनिसिटी, एक ख़ास किस्म की एथनिसिटी है जिसमें ये ज़्यादा है, जैसे साउथ एशियंस में ज़्यादा है पाई जाती है, अफ्रीकन्स में,
हिस्पैनिक्स में, और कनाडा के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एबोरिजिनल्स जो हैं उनमें ज़्यादा है ओके बनिस्बत सफ़ेद फार्म बाशिंदों के। ओके उसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री है आपकी, और फैमिली जी हिस्ट्री में आपके अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जैसे आपके माँ बाप या बहन भाइयों में से किसी को है, तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सो इन अदर वर्ड्स डॉक्टर साहब हम ये कहेंगे कि अगर आपकी एज 40 से अबव है और आपकी एथनिसिटी जो है, जैसे आप बता रही हैं साउथ एशियंस हैं, या उनमें ज़्यादा पाई जाती है टाइप 2 बिल्कुल डायबिटीज़ जो है एज़ कम्पेयर टू जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उनमें इसके कम है। तो डॉक्टर साहब ये जब हम बात कर रहे हैं कि अबव 40 और साउथ एशियंस, सो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम ले सकते हैं, या हमें कैसे इसका अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? एक तो आपने बताया कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है जी या बिल्कुल उनके अजीज़ व अकारब, जिसे हम कहते हैं क्लोज ब्लड रिलेटिव्स, पेरेंट्स हो जाएं जी बिल्कुल या इर्द गिर्द के आपके हो जाएं, जी फर्स्ट डिग्री फर्स्ट रिलेटिव डिग्री जिसको कहते हैं रिलेटिव्स हो हम। जाएं, उनके अंदर हम कहेंगे जी उनको बिल्कुल चांसेस उनमें ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, देखिए एज, एथनिसिटी और फैमिली हिस्ट्री तो हम नहीं बदल सकते, जी बिल्कुल। ये तो जिसका है तो आपका रिस्क बढ़ गया, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपकी एज है 45 से ज़्यादा, आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है, एथनिसिटी भी ऐसी है, साउथ एशियन के हवाले से हम बात कर रहे हैं आप में, मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि साउथ एशियंस में 4 से 6% ज़्यादा शरह है 4 से डायबिटीज़ की। 6% ज़्यादा? जी बिल्कुल। वाओ। तो इसके अलावा अगर वज़न ज़्यादा है जी नॉर्मल से, इसको हम मेजर करते हैं बॉडी मास इंडेक्स से, BMI जिसको कहते हैं, अच्छा जी हाइट और वेट के जी तनासुब से देखते हैं इसको हम। इसके अलावा अगर सेडेंट्री लाइफ है, यानी आपकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी डाइट में शुगर्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल है, रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग राइट रिस्क फैक्टर है इसके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने से, अगर आप में रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो इनको कंट्रोल करने से प्रिवेंट हो सकती है। सो नाज़रीन देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जो डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके बारे में अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके बारे में डॉक्टर साहब से और भी ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। ये साउथ एशियन एथनिसिटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, फिर उन लोगों में पाई जाती है जिनका BMI स्लो होता है, या जिनकी ज़िंदगी में जो एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंट्री लाइफ है, और एक्सरसाइज से मेरी मुराद, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जिम जाना नहीं होता, बल्कि अगर आप घर से बाहर निकल के वॉक भी करें तो दैट इज़ गुड। दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, वो डाइट है। जितनी आपकी मुरगन ग़िज़ा होगी, जितनी वो हाई कैलोरिक डाइट होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ते जाएंगे, कीपिंग इन माइंड कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी नियर वन को डायबिटीज़ है, तो इट विल आल्सो इंक्रीज द रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटीज़। और अनदर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस है, और जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, आई मीन आप सिनेमा घरों में जाएं, आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, एवरीबॉडी स्मोकिंग। तो ये जितना भी इस चीज़ पे हम जोर डालें कि चीज़ स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, नॉट ओनली डज इट कॉजेज कैंसर बट इट कैन लीड टू डायबिटीज़ ऑल्सो। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल करें, अगर आप स्मोक करते हैं तो कोशिश ये करें कि अगर आप 4 सिगरेट स्मोक करते हैं दिन में, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करके स्मोकिंग को अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करें। जी डॉक्टर साहब आगे बताइए प्लीज़। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, साउथ एशियंस के हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है जी जिससे सामने आया है कि BMI नॉर्मल होते हुए भी जी जी उनको डायबिटीज़ की रिस्क हो सकती है अगर उनकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस, जैसे कमर के गिर्द या पेट पर जो चर्बी है वो ज़्यादा हो। ओह डॉक्टर यानी साहब, ये तो नॉर्मल बहुत वेट, इंटरेस्टिंग बात है आपने बताई। जी मैं आपको अर्ज़ करती हूँ कि नॉर्मल वेट के साथ भी, और हमारे पास आते हैं मरीज में कहते हैं जी हमारा तो वेट नॉर्मल है, आप क्यों हमें रिस्क फैक्टर कह रही हैं। तो जी वो जी जो पेट के चर्बी जमा होती है उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, तो वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। यानी अगर मैं आपको इसके आदाद शुमार में बताऊं कि कितनी वेस्ट होनी चाहिए, तो साउथ एशियंस में मर्दों के लिए 36 इंच ओके। और ख़वातीन के लिए 32 इंच, अगर इससे बढ़ जाए तो रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है डायबिटीज़ का। नाजरीन, ये तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्टर साहबा ने बताया है कि गो आपका वेट अगर नॉर्मल भी है, लेकिन अगर आपके पेट की चर्बी या फैट ज़्यादा है और आपकी वेस्ट लाइन मर्दों में 36 और औरतों में 32 से ज़्यादा है, तो यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़। जी डॉक्टर साहब। जी, और दूसरा जो फ़र्क है जो पाया गया रिसर्च से एसोसिएट किया है, साउथ एशियंस में कदरे कम उम्री में डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है, यानी 35 साल में भी हो रही है, 30 साल में भी हो रही है। ओके तो ये एज ग्रुप आप देखिए, ये इकोनॉमिकली बड़ा प्रोडक्टिव एज ग्रुप है,
इसमें इंसान अपनी मुकम्मल सलाहियतों के साथ जॉब्स कर रहे हैं, छोट फैमिलीज या स्टार्ट कर रहे होते हैं या बच्चे छोटे होते हैं, तो ऐसे में डायबिटीज़ का होना एक बहुत ही एक यानी लॉस आपका हर तरह से हो जाता है, क्वालिटी ऑफ यानी लाइफ आप खराब हो जाती अगर है। लॉस भी ना देखें तो लेकिन साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकल आप है। बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं कि क्योंकि ये वो वाकई एक एज है जिसमें कि यू आर वेरी इंथुजियास्टिक, आप अपने Exactly. करियर्स के मामले में और फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल होते हैं। तो नाजरीन देखें कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे डॉक्टर साहबा बता रही हैं कि जो हमारा BMI रेट क्या होना चाहिए या आपके पेट के इर्द गिर्द फैट की क्या लेयर होती है, तो ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ को ट्रिगर कर सकती हैं आपकी लाइफ में। बिल्कुल, ये यानी फिजिकली, इमोशनली एंड इकोनॉमिकली हिट करती है फैमिलीज़ को डायबिटीज़। राइट नाज़रीन, आपने ये देखा कि अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ एट द एज ऑफ 35 ये हमें डिप्रेशन में भी डाल सकता है, एंजाइटी में भी डाल सकता है और इसके बहुत से ज़्यादा डिफरेंट साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इन सब से अपने आप को बचाने के लिए आपको अपनी डाइट का ख्याल करना है, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल करना है और इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। विद दिस विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक विद यू। अभी डॉक्टर साहब के साथ हमने और बहुत सी मालूमात हासिल करनी है डायबिटीज़ के मुतालिक। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक नाजरीन। अब डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठी हुई हैं। इससे पिछले सेगमेंट में हमने डॉक्टर साहब से कुछ डायबिटीज़ के बारे में मालूमात हासिल की थी, किन लोगों में वो ज़्यादा पाया जाती है, किन लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा पाई जाती है और उसके क्या असरात होते हैं। इस सेगमेंट में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि इसकी क्या डायग्नोसिस है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो डॉक्टर साहब आप ज़रा प्लीज़ ये रोशनी डालेंगी कि डायबिटीज़ आपने जैसे पिछले सेगमेंट में हमें बयान किया था कि एक तो अर्ली ऑनसेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर आपने एथनिसिटी बताई थी कि जी ये साउथ एशियन लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो डॉक्टर साहब ये प्लीज़ बताएं कि ये डायग्नोसिस का इसमें किस स्टेज पे आपको डायग्नोसिस हो सकता है या अगर आप इग्नोर कर दें तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी? देखिए, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि ब्लड शुगर अगर ज़्यादा है तो उसके कोई ऐसे साइन सिम्टम्स खास नहीं होते, तो मरीज़ को तो नहीं पता चलता, डायग्नोज तो डॉक्टर ही करेगा। जी जी बिल्कुल। और डायबिटीज़ टाइप 2 में बहुत वेग या मुबहम सिम्टम्स होते हैं, जैसे थकावट हो जाती है या वेट लॉस होगा थोड़ा बहुत या वेट गेन भी हो सकता है। अच्छा। या रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं मरीज़ को। उसके अलावा ज़ख़म अगर हो जाए कहीं तो हील ज़रा लेट होता है। ठीक। लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको कई लोग नोट नहीं करते। आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल इसके अलावा जो क्लासिक सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के वो 3 हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। यानी पॉलीयूरिया बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, यूरिन का आना, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना और बहुत ज़्यादा भूख लगना। लेकिन ये क्लासिक सिम्टम्स टाइप 2 में हमें बहुत कम दिखती हैं, ये इम्यून टाइप 1 में होती हैं जहाँ इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती। तो वो लेकिन टाइप 2 की इसलिए तशख़ीस ज़रा मुश्किल होती है। तो टाइप 2 की जो तशख़ीस होती है या डायग्नोसिस होती है वो अमूमन इस तरह होता है, या तो एक्सीडेंटल होती है कि मरीज़ आपके पास हमारे पास किसी और चीज़ से आया, हमने ब्लड शुगर चेक करवा ली तो वो ज़्यादा आई तो फिर हमने बाकी के टेस्ट करवा लिए। सही। या फिर कॉम्प्लिकेशंस के साथ है जो पेचीदगियाँ होती हैं डायबिटीज़ की, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल जब ज़्यादा होता है तो वो ब्लड वेजल्स को, जैसे मैंने आपको बताया, कि डैमेज करता है, जिसकी वजह से कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हमारे डैमेज होते हैं। बिल्कुल। तो इसकी जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें एक जो ज़्यादा मेजर है मैं उनकी बात करूँगी, रीनल डैमेज होता है, किडनीज़ को डैमेज करती है। तो मरीज़ किडनी के यानी रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शंस के साथ आ सकता है, किडनी की पेन के साथ आ सकता है, किडनी फंक्शन टेस्ट के साथ आ सकता है, जो डिरेंज होते हैं। जी जी। या आईसाइट वीक हो जाती है, रेटिना पे जो आंख का पर्दा होता है जी जी उस पे इफेक्ट होता है, तो बीनाई कमज़ोर होती है। सही। तो कई दफ़ा मरीज़ जो है वो आंखों के डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं बीनाई की वजह से, वहाँ से वो डायग्नोज होता है और वो रेफ़र होते हैं हमारे पास कि ये ब्लड शुगर हाई है या चेक की जाए। ओके। और मैं आपको बताऊं कि ब्लाइंडनेस की जो अंडर 50 ईयर्स ऑफ एज है उसमें सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़ है दुनिया में। वाओ, अंडर 50 इयर्स ऑफ एज जो ब्लाइंडनेस है वो सबसे कॉमन डायबिटीज़ है। बिल्कुल। ओके ओके। क्योंकि ये आंखों में बहुत ज़्यादा बिनाई को कमज़ोर करती है अगर अनकंट्रोल्ड हो स्पेशली। ओके। और या फिर
हार्ट अटैक हो सकता है, इसमें हार्ट की प्रॉब्लम के साथ आ जाएगा मरीज, क्योंकि हार्ट को ही अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। या स्पेशली ये नर्व्स को अफेक्ट करता है, तो जो आपके न्यूरोलॉजिकल पेरिफेरी हैं, सिम्टम्स हो न्यूरोलॉजिकल जाएंगे सिम्टम्स जी। हो जाते हैं। उसकी वजह से स्पेशली पाँव में, पैर के पर कोई ज़ख्म वगैरह हो जाए, अल्सर हो जाता है जो हील नहीं हो रहा था, उससे आ जाता है मरीज़ आपके पास, हमारे पास, तो हम वहाँ से फिर उसको डायग्नोज करते हैं कि ये डायबिटीज़ की डायबिटीज़ हो सकती है। व्यूअर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसके एक तो जनरल सिम्टम्स होंगे, जैसे कि हम कहते हैं कि टायर्डनेस हो जाती है, या जैसे उन्होंने ये बताया कि रिपीटेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और कुछ सिम्टम्स जो डॉक्टर साहब ने बड़े स्पेसिफिक बताए, उनमें इन्होंने एक तो ये बताया पॉलीयूरिया भी हो जाएगा, यानी आपको गाहे बगाहे यूरिनेशन की अर्ज होगी, जाएंगे यूरिनेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि हम आमतौर पे बहुत इग्नोर कर देते हैं। इनको हम कभी स्ट्रेस के साथ रिलेट कर देंगे, कभी किसी और चीज़ के साथ, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ब्लड शुगर लेवल भी चेक करना चाहिए। नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जब ब्लड शुगर जब हाई होते हैं तो उसका ऐसा कोई आपको सिम्टम्स नहीं हो रहे होंगे। ये आमतौर पे तब आपको पता लगता है जब आपके कोई रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बिनाई कम होनी शुरू होती है, क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना शुरू कर देती है, जिससे कि आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, आपकी किडनीज इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिपीटेड इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह आंखों के ऊपर बहुत असर होना शुरू होता है। अर्ली ब्लाइंडनेस भी जो है वो डायबिटीज़ से हो जाती है। सो डॉक्टर साहब, ये तो आपने चंद हमें चीज़ें बताई जो कि सुनने से ही बहुत डर लग रहा है, तो इसका क्या, हाउ शुड वी ट्राई टू प्रिवेंट दिस? और ख़ास तौर पे ये मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहूँगी जिनकी फैमिली में लोग डायबिटिक हैं, तो कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्हें लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जब होती हैं वो डायबिटीज़ में फ़ौरन नहीं हो जाती, सालों बाद होती हैं। यानी अगर मेरे पास या डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के पास कोई मरीज़ कॉम्प्लिकेशन के साथ, यानी डायबिटीज़ की पेचीदगी के साथ गया है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे बिनाई की है, इसका मतलब उसको सालों से ब्लड शुगर हाई है, बिल्कुल सही, जो कि डिटेक्ट नहीं हुआ। तो इसका एक तरीका तो ये है जिसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं, अर्ली डायग्नोसिस। उसमें यह है कि जिन लोगों में रिस्क फैक्टर है, जैसा कि आपने भी कहा, फैमिली हिस्ट्री है, उन्हें 2 साल में कम से कम एक मरतबा अपना शुगर ज़रूर चेक करानी चाहिए। डॉक्टर साहब एक मिनट, इस चीज़ पे मैं ज़रा जोर डालूंगी नाज़रीन। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि 2 साल में एक दफ़ा शुगर ज़रूर करवाएं, ब्लड शुगर 2 साल में एक दफ़ा ज़रूर अपनी टेस्ट करवाएं। अगर आपकी फैमिली में, आपके प्यारों में किसी को डायबिटीज़ है, हु आर क्लोजली रिलेटेड टू यू, सो प्लीज़ गेट योर ब्लड शुगर टेस्टेड एवरी 2 years, दैट्स अ मस्ट। जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और दूसरा इसका ये है कि तरीका है कि आपकी चूँकि फैमिली में है, और स्पेशल एथनिसिटी की हमने बात की, तो ये तो वही रिस्क है, तो डाइट अपनी जी आप कंट्रोल कीजिए। डाइट में आप शुगर का इस्तेमाल कम रखिए, चिकनाई का इस्तेमाल कम रखिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, यानी आपकी जो इंसुलिन है वो ज़्यादा मौसर हो जाती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो डायबिटीज़ से आप बचे रहेंगे, और अगर डायबिटीज़ है तो भी उसका फ़ायदा है कि यानी एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि आजकल के मशीनी दौर के अंदर हम लोग, पहले तो होता था जी लोग वॉक्स पे निकल जाते थे, पैदल बहुत चलते थे, मजबूरन चलना पड़ना था। अब तो हम जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, बिल्कुल साथ जाके हमारी गाड़ी पार्क होती है, निकलते हैं और वॉक का काम ही नहीं करते हैं। अब तो देखिए ना, ज़िंदगी इतनी तेज़ और इतना वक्त कम है लोगों के पास कि कौन अफोर्ड कर सकता है कि पैदल जाने में टाइम लगेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, जल्दी में है हम हर काम, हर कोई जल्दी में है, तो शायद इसी वजह से डॉक्टर साहब। बल्कि आपसे एक और बात है कि फास्ट फूड का ज़माना, फास्ट फूड का ज़माना, बिल्कुल आपने सही कहा। फूड में जितना आप देखिए ना अनबैलेंस डाइट है, हाँ, और खासतौर पे यूथ, हमारी ये यंग एजेस में जो डायबिटीज़ डायग्नोज हो रही है, हो सकता है उसकी ये भी कोई। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही फरमाया कि फास्ट फूड का ज़माना है, लोग भागते दौड़ते काम कर रहे होते हैं और साथ साथ बर्गर पकड़ के खा रहे होते हैं, सो वो डेफिनेटली इट एड्स टू दिस रिस्क फैक्टर आल्सो। और हम लोग वॉक बहुत कम करते हैं, अवॉइड करते हैं, घर के अंदर आते हैं थके हुए और देन वी जस्ट गो टू बेड, सो जाते हैं, टीवी के आगे बैठते हैं और उसी तरह बैठ के बर्गर खा लेते हैं। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, शायद इस वजह से डायबिटीज़ अब बहुत ज़्यादा भी होती जा रही है। लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी सी देखिए, बहुत ज़्यादा भी वो नहीं है, प्रिस्क्राइब नहीं है। प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज ये है कि आप 150 मिनट या 150 मिनट्स पर वीक कीजिए, उसको आप डिवाइड कर लीजिए, यानी 30 मिनट्स पर डे आप 5 days अ वीक करें, तो आपका
हो जाएगा। और आई थिंक डॉक्टर साहब एक्सरसाइज में तो हम ये भी कर सकते हैं कि खाना खाने के बाद जैसे रात का खाना थोड़ी देर के लिए वॉक पे निकल जाएं, ताकि वो आपका खाना एक प्रॉपर सिस्टम में से गुजरना शुरू हो जाए। और आपने जैसे बताया कि इससे आपकी जो बॉडी है उसमें इजी डाइजेशन के साथ साथ आपका शुगर लेवल वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाता है। वो है। और दूसरी चीज़ जो है, इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जो आपको सूट करता है अपनी लाइफस्टाइल के साथ उसको सूट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। जिस वक्त टाइम मिले उस वक्त कर लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे आप आगे और हमें बताइए जी कि हाँ, इसके आगे। अलावा जो है वेट कंट्रोल। अच्छा, अगर वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने की, लेकिन अगर वेट आपका ठीक भी है तब भी उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कि वो उसी रेंज में रहे जिसमें जी वो जी नॉर्मल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया आपको स्मोकिंग, जी क्योंकि स्मोकिंग तो और भी सारी क्रॉनिक डिजीज़ जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, जी हार्ट अटैक है, उसके जी लिए भी वो रिस्क फैक्टर है बहुत बड़ा। तो डायबिटीज़ के लिए भी है, क्योंकि स्मोकिंग भी कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। दूसरी बात यह है कि स्मोकिंग खुद, क्योंकि अगर डायबिटीज़ है किसी को, अगर आप प्रोन हैं, तो आप में वो एडिड फैक्टर, रिस्क फैक्टर आ जाता है बाकी बीमारियों के लिए, हार्ट के लिए, किडनी डिजीज़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, अगर आप रेगुलरली अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, जो कि जल्दी कैच हो जाएगी, उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। उसकी भी अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, यानी आपको पहले पता चल जाता है कि आप में डायबिटीज़ होने का ख़तरा कितना ज़्यादा है। तो वो डॉक्टर आपके जो मालिज हैं वो आपके ब्लड लेवल से आपको बता सकते हैं, शुगर लेवल से, कि आपको प्री डायबिटीज़ है कि नहीं और आप मज़ीद एहतियात क्या करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप अपना रेगुलर चेकअप करवाएं और अपना जो मैंने एहतियात आपको भी बताई, डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से, स्मोकिंग के हवाले से, वेट के हवाले से, वो रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टेस्ट कहा जाता है HbA1c शायद, HbA1c, ये बताइए ये क्या है डॉक्टर साहब? अच्छा, ये अभी एक हीमोग्लोबिन है एक किस्म की, जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं जी। वो क्योंकि एक प्रोटीन है ये जो शुगर को अपटेक करती है, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और इसको टेस्ट करने से हम पिछले 3 महीने में जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल रहा है मरीज़ का, वो बता सकते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि ब्लड शुगर आया कितनी कंट्रोल में रही, या ज़्यादा रही, या कम तरफ रही। और इसमें जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप मैनेजमेंट में, ख़ासतौर पे अगर मरीज़ दवा ले रहा है, उसको मैनेज कर सकते हैं, या उसकी डाइट कितनी इफेक्टिव है उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स आपको पता है उसकी एक एवरेज एज 90 डेज़ होती है, तो वही 90 डेज़ का आप बता सकते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो 7% या इससे कम हो तो इसका मतलब है कि शुगर कंट्रोल अच्छा है। अच्छा है। नाज़रीन, with this we come to the end of this segment. Stay tuned, stay with us. There is a lot more to come. डॉक्टर साहब से अभी हमने डायबिटीज़ के बारे में और भी बहुत सी मालूमात पूछनी है। आई एम श्योर ये सारी नॉलेज आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि हमारे गिरदोनवा में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे प्यारों में बहुत से लोगों में डायबिटीज़ होती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली में लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन हम लोग मतलब डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर पे होते हैं, लेकिन जानबूझ के उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने इस सेगमेंट में हमें बताया है कि आप प्लीज़, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में आपके पेरेंट्स में से किसी को, या वेरी क्लोज वन ब्लड रिलेटिव्स में से किसी को डायबिटीज़ है, तो प्लीज़ रिस्क फैक्टर्स होंगे आपके अंदर, इनको आप इग्नोर मत कीजिए। स्टे ट्यून विद दिस, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। बैक व्यूअर्स, लास्ट सेगमेंट में हम डॉक्टर साहबा से बात कर रहे थे कि क्या हमें रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। इस सेगमेंट में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, इसकी मेंटल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एंड व्हाट शुड बी द फैमिली सपोर्ट। क्योंकि हर बीमारी के फिजिकल इफ़ेक्ट्स तो हम देख लेते हैं, बट मेंटल इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो भी हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। इसकी मैनेजमेंट भी करेंगे, अर्ली मैनेजमेंट, लेट मैनेजमेंट, और फैमिली सपोर्ट। आई एम श्योर फैमिली सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। सो डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ बताइए कि हाउ अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। देखिए, जैसे आपको पता है कि डायबिटीज़ क्रॉनिक डिजीज़ है, तो इसकी लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट है, इसको मैनेज ही करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जब एक मरीज़ को ये पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है, तो डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस आते हैं, जिसमें कुछ तो बेयकीनी की सूरत होती है, दे डोंट बिलीव दे हैव इट। जी बिल्कुल। कुछ एंगर होता है, कुछ में बिल्कुल डिप्रेशन होता है, कुछ में डिनाइल होता है। तो ये डिफरेंट किस्म के
जो रिएक्शंस हैं इनसे डील करना पड़ता है। उनको पहले तो रीअश्योर करना पड़ता है कि डायबिटीज़ ठीक है आपको, लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट है, बट इट्स वेरी मच अ मैनेजेबल डिजीज़। और कुछ एहतियात हैं, कुछ चेंजेस हैं लाइफस्टाइल की और बिहेवियर की जो आप करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ न सिर्फ कंट्रोल में रहेगी, आप कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे और यू विल हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और आप ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठा सकेंगे। डॉक्टर साहब जो आप बात कर रही हैं, जिससे हमारे एक्टर हैं फवाद खान साहब, मतलब ही इज़ डायबिटिक लेकिन स्टिल ही इज़ द टॉप नॉच सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान। इस तरह वसीम अकरम साहब मतलब हमारे फास्ट बॉलर हैं, ही इज़ डायबिटिक, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे तरीके से अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन किया है या उसको डील किया है कि उनका करियर जो था वो ख़राब नहीं हुआ, नीदर डिड यू गेट एनी डिसअपॉइंटमेंट। जी देखिए, ये रोल मॉडल्स हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, न सिर्फ हमारे सबके पूरी माशरे के लिए बल्कि डायबिटिक्स के लिए ख़ास तौर पे। बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में जब ब्लड डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि दवा की हो सकता है ज़रूरत ना हो, सिर्फ आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो मैंने प्रिवेंशन के लिए जो किया उसी को रीइंफोर्स करना है। जैसे आपने कहा था कि हम अपनी डाइट का ख्याल करें, सिंपलर डाइट की तरफ जाएं, मुर्गन खाना छोड़ दें। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये है कि आपको एक डायबिटिक टीम से कंसल्टेशन चाहिए, क्योंकि इसमें आप खुद से नहीं कर सकते। आपकी जो ब्लड शुगर लेवल है उसके हिसाब से एक डाइट आपकी प्लान होगी, मैनेज होगी। इसी तरह से एक्सरसाइज आप कितने दौरानिए की और कितनी इंटेंसिटी की कर सकते हैं ये आपके मालिज ही आपको बता सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उसमें जैसे मैंने पहले कहा कि हार्ट की प्रॉब्लम्स का डर होता है, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है, तो कितने रिस्क पे आप हैं ये देखना उनका काम। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक्सरसाइज से ब्लड शुगर कम होती है तो कितनी इंटेंसिटी की करनी है ये भी आपके स्पेशलिस्ट बता सकें। तो डायबिटीज़ बेसिकली एक टीम मैनेज करती है और उस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर डायबिटिक पेशेंट है, आप खुद हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जब तक उसके अंदर खुद ये विल पावर नहीं होगी कि वो अपने आप को बेहतर करना चाह रही हैं, तब तक तो इट विल बी डिफिकल्ट। यानी इसके अंदर यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग विल टू फाइट डायबिटीज़। बिल्कुल, और आप सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज हासिल करना कि डायबिटीज़ बहुत ज़रूरी है। एक डायबिटिक पेशेंट की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप बताइए, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करना कि डायबिटीज़ है क्या, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसकी हमने भी बात की थोड़े देर पहले जी, और अगर कंट्रोल करने से क्या फ़ायदे हैं और कंट्रोल करने का मकसद क्या है। मकसद हमारा होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रहे और ब्लड शुगर एक नॉर्मल रेंज में रहे, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम हो, क्योंकि बहुत कम भी ख़तरनाक होती है। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया आपसे। कई दफ़ा डायबिटिक पेशेंट्स में ये चीज़ पाई जाती है कि जहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया उनको हो जाता है वहाँ पे हाइपो भी हो जाता है। प्रॉबेबली कई दफ़ा ये डोजेज जो है जो इंसुलिन वो ले रहे हैं या मेटफॉर्मिन जो ले रहे हैं उसकी डोजेज में या अपनी खुराक में बैलेंस नहीं रहता तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जी, हाइपोग्लाइसीमिया में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट का जी कंप्लीट कर दूँ। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर मेडिसिन शुरू कराई है डॉक्टर ने आपको तो वो आप उसको एडहेयर करें, उसको आपने जैसे बताई है उस तरह से इस्तेमाल करें। सही डाइट अपनी मैनेज करें, लेकिन साथ साथ ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग जो पेशेंट खुद करता है, इसको सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। तभी डायबिटीज़ की तो घर पे मॉनिटर की जाती है। आजकल तो खैर डिवाइसेस आ गई हैं जो कि जिनके थ्रू किया जा सकता है। तो ये आपके डॉक्टर के साथ आप डिस्कस करें जो डायबिटीज़ का मरीज़ है कि कितनी दफ़ा ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक करना है, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक, उससे ये पता चलता है कि आया दवा असर कर रही है। शुगर ऊपर अगर जा रही है इसका मतलब है दवा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, नीचे जा रही है तब भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है। राइट। तो कई लोग आते हैं, कुछ मरीज़ आते हैं, कहते हैं जी जब आप जैसे आपने HbA1c की बात की, जब आप वो चेक करते हैं तो हमें रोज़ ब्लड शुगर चेक करने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही। देखिए वो एक अलग चीज़ है, उससे पिछले 3 महीने की एवरेज हमें पता चलती है, लेकिन ब्लड शुगर जो है वो मिनट टू मिनट चेंज होती है। बिल्कुल। तो इसलिए डेली जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़रूरी है। उससे ये पता चलता है आपको, क्योंकि जो आप डाइट ले रहे हैं उसका डायरेक्ट असर क्या हो रहा है आपकी ब्लड शुगर पे, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर क्या असर हो रहा है। राइट। और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर का ख़तरनाक हद तक कम हो जाना। बिल्कुल सही। ये बहुत ज़्यादा होता है मरीज़ों में, ख़ास तौर पे अगर बुज़ुर्ग मरीज़ हों जो 65 साल से बड़ी उम्र के होते हैं या फिर जो इंसुलिन ले रहे होते हैं, उनमें बहुत ख़तरा होता है। राइट। और या एक और क्लास ऑफ मेडिसिन है जिसको हम सल्फोनाइलुरियाज कहते हैं, जो टेबलेट के फॉर्म में, उनमें भी बहुत ये होता है। ये आपको यानी एक पेशेंट एजुकेशन का हिस्सा है कि मालूम करें कि हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस क्या हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, जो माइल्ड होती है, जो शुरू में उसमें एकदम पसीना आना शुरू हो जाता है या कन्फ्यूजन हो जाती है
ये एकदम से थकावट का एहसास होता है। उसके अलावा अगर ज़्यादा हो जाए, सीरियस होने लगे, तो विजन ब्लर हो जाती है, यानी धुंधला दिखाई देने लगता है, इवन फेंटनेस हो जाती है, बिल्कुल ड्राउजीनेस हो जाती है, या बहुत ज़्यादा हो तो कोमा में भी जा सकता है और खुदा न खास्ता मौत वाक़ई हो सकती है। डॉक्टर साहब हाइपोग्लाइसीमिया एक अलहदा एक नहायत ख़तरनाक कंडीशन हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि फैमिली के किसी मेंबर को पता हो कि हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या हैं, सही, और मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट ये है, अगर तो वो माइल्ड है, मरीज़ होश में है, तो उसको कोई पीठा दे दीजिए, हनी दे दीजिए, शुगर दे दीजिए, कैंडी दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं कि फ़ौरन वो ठीक हो। लेकिन अगर वो बेहोश है तो फ़ौरन इमरजेंसी कॉल कीजिए। बिल्कुल सही। और इसमें ज़्यादा, जिस तरह मैंने कहा कि 65 साल से बड़ी उम्र लोगों का ज़्यादा होता है, क्योंकि वो खाते कम हैं, डाइट उनकी वैसी कम होती है, या मील मिस कर दें। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब उनकी डोज उनकी वही रहती होगी, डोज वही रहती, वो डॉक्टर हाँ, वो डॉक्टर साहब के पास तो जाते नहीं, अपने मॉलेज के पास नहीं जाते हैं, डोज एडजस्टमेंट नहीं होती, डाइट उनकी वैसी एज के साथ कम होती जाती है। लेकिन इसमें देखिए ना, घर वालों का जो केयर टेकर है या जो फैमिली मेम्बर है जो खाना ला रहा है, कई दफ़ा आप आके खाना रख दिया, उन्होंने खाया नहीं खाया, नोट नहीं किया, उठा के ले गए, तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बिल्कुल एक सही बात की कि हमारे बुज़ुर्गों में ये बहुत सी चीज़ होती है। जैसे जैसे हम आप जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं वो तो डेफिनेटली इस चीज़ को देखते होंगे कि वो खाने के इतने शौकीन नहीं रहते, और अगर उनको डायबिटीज़ है, डोज़ उनकी वैसी ही रहती होगी, दवाई वो उसी मिकदार की ले रहे होंगे, चाहे वो मेटफॉर्मिन हो, चाहे वो इंसुलिन हो, इंजेक्शंस वैसे लगा रहे होंगे इंसुलिन के, लेकिन उनकी डाइट जो होगी वो बहुत कम हो जाती है। जब उनकी डाइट कम हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं कि ये ज़रूर नोट करना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, जो डायबिटिक हैं और डायबिटिक का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो अपनी खुराक भी सही मिकदार में खाएं ताकि वो इस चीज़ से बच सकें। जी हाँ, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया के हवाले से एक और बात बहुत ज़रूरी है, जो हम पब्लिक हेल्थ के हवाले से जी। जिसको हम बताते भी हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कि आप अपने वॉलेट में एक कार्ड रखिए जिस पे ये दर्ज हो कि आप डायबिटिक हैं, ताकि अगर किसी पब्लिक प्लेस पे आपको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक आता है तो जो भी इलाज करने वाला है, चाहे वो इमरजेंसी का मेंबर है या पब्लिक मेंबर है, उनको मालूम हो, ताकि वो फ़ौरन हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट कर सके, अगर उनको पता है, या इमरजेंसी में बुला सकें। सही, वरना ब्लड शुगर चेक करने में तो टाइम लग जाएगा उसको, लेकिन वो एटलीस्ट उन्हें ये आइडिया हो कि भाई इनको है। आपकी वर्क प्लेस में, फ्रेंड्स में उनको पता होना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है, और किसी एक को कम से कम हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स के बारे में ज़रूर बताइए, उनसे डिस्कस कीजिए। अमूमन ये देखा गया है कि डायबिटीज़ को एक स्टिग्मा माना जाता है, तो लोग बताना नहीं पसंद करते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसी ना लगने वाली बीमारी है, ना इसमें कोई शर्म की बात है। जैसे सारी बीमारी है, कोई भी उसी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ है, तो मालूम होना बेहतर है, क्योंकि जब किसी को मालूम होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब, ये डायबिटीज़ का जो हमारी जो पेशेंट्स होते हैं, उनके ऊपर साइकोलॉजिकली या मेंटल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जैसे तो आपने बताया कि पहले इंसान डिनायल में भी होता है, और शायद उसको अपने पर गुस्सा भी आता होगा, और वो इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहा होगा कि भाई मुझे डायबिटीज़ कैसे हो सकते हैं। डिप्रेशन में भी हो जाते हैं, जिसे कहते हैं, नॉट डिप्रेशन बट सैडनेस पे हो जाते हैं वो। देखिए, आपने जो मेंटल हेल्थ की बात की, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको हमेशा कहती हूँ, इट्स अ टू एजेड सोर्ड, दो धारी तलवार है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज़ की रिस्क बहुत बढ़ जाता है, और अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो डिप्रेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल। क्योंकि डिप्रेशन में जब कोई जाता है, डिप्रेशन इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसमें अभी मैं डिटेल में नहीं जाती वक्त की कमी की वजह से, लेकिन उसमें यह होता है कि कोई भी स्ट्रेस जब बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में जितने केमिकल्स, जितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो ब्लड शुगर को ज़्यादा करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो बॉडी फिर उसके साथ डील नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब, एक मिनट, नाज़रीन इस पॉइंट को प्लीज़ आप गौर से सुने। जैसे डॉक्टर साहबा ने बताया कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बॉडी के सब सिस्टम्स को ख़राब कर देता है। आपकी बॉडी में ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। आप अगर डायबिटिक नहीं भी हैं तो आप उसके रिस्क फैक्टर में आ जाएंगे। तो काइंडली डिप्रेशन को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें। जी सॉरी डॉक्टर साहब, बताइए। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया, कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो, लेकिन ये अकेले एक इंसान का काम नहीं, इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सोशल नेटवर्क सपोर्ट, और मैं कहूँगी कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और हेल्थ केयर सपोर्ट तो है ही। है ही। लेकिन एक
और जो हमारे साउथ एशियंस के हवाले से मैं कहना चाहूँगी, स्टिग्मा जिसके साथ है कि थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना जो है उसको एक टैबू समझा जाता है कि उसकी मुमानत है, ना डिस्कस करेंगे, हाँ, ना उस पर बात की जाती है, जो बहुत ज़रूरी है हिस्सा। बिल्कुल आपने सही कहा। ख़ास तौर पे अगर डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है तो उसके बाद तो मेंटल हेल्थ सपोर्ट वाइटल हो जाती है, क्योंकि आप देखिए डे इन डे आउट बाकी की तमाम उम्र आपने ब्लड शुगर चेक करनी है, आपने अपना रेगुलर चेकअप कराना है, और इसमें एक चीज़ में और एकदम फुट केयर जिसको कहते हैं कि आपने अपने पाँव की बहुत केयर करनी है कि उसमें कोई ज़ख्म ना हो जाए। जैसे डॉक्टर साहब डायबिटिक फुट कहते हैं, डायबिटिक फुट कहते हैं, तो उसकी वजह से भी ये एक और स्टेटिस्टिक है कि एम्पुटेशन की बहुत बड़ी वजह, जो नॉन ट्रोमेटिक वजह है, वो डायबिटीज़ है। राइट, क्योंकि वो शायद जख्म जो है वो हील नहीं होता और गैंग्रीनस टिश्यू बन जाता है, तो बाकी जिस्म को बचाने के लिए उसको काटना पड़ता है, एम्पुटेट करना पड़ता है। राइट, तो ये चीज़ें रोज़ करना कंसिस्टेंटली इट टेक्स अ टोल, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज है, और फिर डायबिटीज़ के साथ जीना कि आपकी, तो वो आपको मेंटल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो शुरू मेरा ये ख्याल है कि जब एक डायबिटिक टीम है जिसमें कि एक प्राइमरी फिजिशियन है आपका, डाइटिशियन है, डायबिटिक एजुकेशनिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है जो फूड केयर का आपका ख्याल करता है, एक्सरसाइज कंसल्टेंट है, उसी में एक थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब हम लोग जिस तरह ये हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमने बीच में डिप्रेशन की भी बात की, तो डॉक्टर साहब जैसे आपको भी मालूम है, एक आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जो हंसना मुस्कुराना है वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको याद है हम बचपन में रीडर्स डाइजेस्ट में एक टॉपिक आता था, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जी जी। सो लाफ्टर जो है, आपका क्या ख्याल है कि व्हाट कैन वी आस्क आवर व्यूअर्स के हंसने की कोशिश किया करें, मुस्कुराने की कोशिश किया करें, क्योंकि जो हंसी है वो आपके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करती है, पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिससे आपकी सेहत बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। इट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी, एनहांसेस योर, अगेन सेइंग एनहांसेस द इम्यून सिस्टम एज वेल। बिल्कुल, एक्चुअल फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं उसके जी, पॉजिटिव, और इमोशनल तो होते ही हैं कि यू गेट अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर लाइफ। राइट, दूसरी चीज़ डायबिटिक के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से अगर आप करें तो उसमें एक जो मैं सजेस्ट करूँगी कि पीयर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे राइट, बाकी जो हैं डायबिटीज़ के पेशेंट और जिन्होंने अच्छी तरह उसको कंट्रोल किया है, उनसे मिलें, उनसे बात करें कि क्या उन्होंने पॉजिटिव बिल्कुल, किया, बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी हैं, उनको अपनाने की कोशिश करें। और इसमें ऐसी रिसोर्सेज मौजूद हैं कम्युनिटी में यहाँ पे, जी जी, जो कि सपोर्ट ग्रुप से आपको इंट्रोड्यूस कराती हैं, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उनके साथ आप एक तो उसमें ये होता है कि आप यू आर नॉट अलोन, और दूसरा ये है कि आपको बहुत सी मालूमात हासिल हो जाती हैं जो कि आप शायद अदरवाइज़ नहीं। डॉक्टर साहब ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया दिया कि जो सपोर्ट सिस्टम है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपको डायबिटीज़ होती है तो कई दफ़ा आप सिंगल आउट हो जाते हैं फैमिली के अंदर, बट नोइंग दैट देयर आर मेनी अदर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द सेम कंडीशन, उनसे जब आप बातचीत करते हैं आपको पता चलता है हाउ दे आर मैनेजिंग इट, और उसके बावजूद हाउ कंफर्टेबल देयर लाइफ इज़, तो आपको बहुत तसल्ली हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग, और आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल अल्फाज के अंदर डायबिटीज़ की नॉलेज दी। व्यूअर्स, आई होप कि आपको इसका फ़ायदा हो। प्लीज़ अपना रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाइए। इफ़ यू हैव एनी रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटीज़, डोंट इग्नोर इट। हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हेल्थ इज़ वेल्थ, कीप दिस इन माइंड एंड नेवर नेवर इग्नोर योर हेल्थ। खुदा हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीक।